माई डेविल प्रोफेसर पार्ट 14। हाईवे की लाइटें उसकी धुंधली नज़र में लंबी खिंची हुई लकीरों जैसी लग रही थीं। अंशुमन ने एक हाथ से अपनी कनपटी दबाई। दर्द अब नसों में तेजी से फैल रहा था। बस कुछ मिनट और कार जैसे तैसे मुड़ी और अंत में राजधान मैंशन के भारी फाटक उसके सामने थे। कार दौड़कर आई पर अंशुमन ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया था। उसकी आवाज़ में वही अथॉरिटी थी। कार घर के पोर्च में रुकी। हाईवे के बाद की खामोशी बिल्कुल अलग थी, गहरी, ठंडी और भारी। राजधान मैंशन के पोर्च की पीली रोशनी कार के शीशों पर गिर रही थी, पर अंशुमन की नज़रें अभी भी धुंधली थीं। अंशुमन ने कार का दरवाज़ा खोला। वह धीरे धीरे कार से उतरा। कदम अस्थिर और सांसें भारी थीं। कपड़ों पर अभी भी चोट के निशान थे। गार्ड फिर से आगे बढ़े। सर, आप ठीक तो है ना? अंशुमन ने सिर्फ एक उंगली उठाई चुप कराने के लिए। वही पुरानी अथॉरिटी, वही ठंडापन था। वह कार के पीछे की सीट की तरफ झुका और छोटी सी काली मेडिकल किट बाहर निकाली। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने किट खोली। एक छोटा सिल्वर इंस्ट्रूमेंट केस, कुछ टिश्यू और वही पेन ब्लॉक इंजेक्शन निकाला जो वो हमेशा साफ रखता था। उसकी सांस एक पल के लिए अटक गई थी। दर्द नसों में और गहरा उतर रहा था। जहन वो दांत भींच कर बोला। उसने अपनी हुडी खींचकर कंधे के पास का हिस्सा उजागर किया। त्वचा लाल और सूजी हुई थी। चोट गहरी थी। अंशुमन ने बिना एक सेकंड खोए इंजेक्शन भरा। सुई त्वचा में धंसी। एक पल की जलन, फिर धीरे धीरे उसे गर्म दवा ने दर्द को सुन करना शुरू कर दिया था। उसने लंबी सांस छोड़ी, कंधे को थोड़ा रिलैक्स करते हुए। चेहरे की टाइट लाइंस अब ढीली होने लगी थीं। बेटर, उसने धीरे से फुसफुसाया। इंजेक्शन वापस किट में डालने ही वाला था कि उसकी उंगलियां एक और कंपार्टमेंट पर रुकी। एक छोटा काला स्टील का होल्डर। उसने उसे निकाला, खोला और अंदर रखी हुई नई हेडगन पर नजर टिक गई थी, जिसे पानी भरकर खराब कर दिया गया था। आई चेक्ड ऑल माई वेपन्स, एवरी डैम थिंग, हाउ कुड पॉसिबल, वाटर इन माई गन। तभी एक फ्लैशबैक सा उसके दिमाग में उभरा। विनय का उतरा हुआ चेहरा, अंधेरी पार्किंग में उसकी हड़बड़ाई आवाज़। सर, हेड ऑफिस ने नया वेपन भेजा है। हाई रिस्क असाइनमेंट पर जा रहे थे ना, इसलिए अर्जेंट आया है। अंशुमन ने उस समय बिना ज़्यादा सवाल किए वो गन ले ली थी। कवर उतारकर सिर्फ एक नज़र डाली और किट में रख दी थी और पुरानी निकालकर डैशबोर्ड पर रख दी थी, क्योंकि उसे किसी तरह रेवन तक पहुंचना था। विनय पिछले 7 साल से हर मिशन में उसका कवच बनकर उसके साथ था, तो अंशुमन उस पर शक करने की सोच भी नहीं सकता था। अंशुमन ने दिमाग पर जोर डाला। उसे रेवन की चुभोई हुई उस नीडल का रीज़न समझ आ गया था। अंशुमन ने आंखें भींच ली थीं। उसे लगा था वो सिर्फ टेम्परेरी ब्लॉक के लिए यूज़ की गई थी, बट रिएक्शन देखकर वो समझ चुका था कि उसकी बॉडी में कुछ इंजेक्ट किया गया है। डैमिट, उसकी आवाज़ धीमी थी मगर गुस्सा उसमें भी उबल रहा था। हाउ कैन आई इग्नोर दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। अंशुमन की आंखें गहरी हो गई थीं। उसे तभी प्रीशा का ख्याल आया। बस उसका ख्याल आते ही वो जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगा था। हॉल में हल्की रोशनी थी। कुछ आवाज़ें आ रही थीं, हंसी की, छोटी छोटी मासूम हंसी की। अंशुमन वहीं रुक गया था। उसकी सांस एकदम अटक गई थी। उसे लगा शायद हेलुसिनेशन है, लेकिन नहीं। जैसे ही वह आगे बढ़कर कमरे में दाखिल हुआ, उसने देखा कि सीधे सामने बेड पर प्रीशा बैठी थी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, पर होठों पर वो छोटी नाजुक सी मुस्कान थी। आकाश उसके बिल्कुल पास बैठा हुआ था, प्लेट हाथ में लिए और एक एक कोर उसे खिला रहा था। मिष्टी बगल में बैठकर उसके बाल ठीक कर रही थी। ज्योति पैरों पर हल्की मालिश कर रही थी और कुछ कह भी रही थी, जिस पर प्रीशा हल्का सा हंसती जा रही थी। आकाश ने बहुत प्यार से उसे समझाया था कि वो उसका डैड है, उसे अब किसी को याद करने की ज़रूरत नहीं है। और उसे मुस्कुराता देख अंशुमन का दिल पिघल गया था। उसकी सांसें पहली बार सीधी चली थी। जाना, तुम ठीक हो ना? वो खुद में ही बामुश्किल फुसफुसाया। लेकिन अगले ही पल आकाश की नज़र दरवाजे पर टिककर खड़े हुए अंशुमन पर पड़ी। अंशुमन, सभी की नज़र उस ओर मुड़ गई थी। अंशुमन खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर सुकून था। सबकी नज़र अंशुमन पर थी, लेकिन उसकी नज़र वो सिर्फ और सिर्फ प्रीशा पर गड़ी हुई थी। प्रीशा का चेहरा खिल उठा था। हबी, वो चहकते हुए बोली। जैसे ही हबी शब्द प्रीशा के मुंह से फिसला, वो खुद भी थम गई थी, क्योंकि अंशुमन ने ये वर्ड सिर्फ उसके सामने बोलने के लिए कहा था। कमरे में एक पल के लिए पिन ड्रॉप सन्नाटा छा गया था। इसी ने भौचक्की आंखों से उसे देखा। अंशुमन की भौहें ऊपर उठी और फिर उसके होठों पर दबा दबा सा स्मर आ गया था। ज्योति ने हल्का सा अरे ओ जैसा रिएक्शन दिया और फिर झट से नजरें फेर ली थीं। और प्रीशा वो पल भर में गुलाब की तरह लाल हो गई थी। उसके चेहरे से जैसे आग निकल रही हो, शर्म से, घबराहट से और थोड़ी सी बेचैनी से भी। अंशुमन ने कुछ नहीं कहा, बस वहीं खड़ा उसे देखता रह गया था। उसकी आंखों में ऐसा सुकून, ऐसा नरमपन था, जैसे उसकी पूरी दुनिया उसके सामने बैठी हो। और आखिरकार सही सलामत प्रीशा ने अपना चेहरा झट से अपनी हथेली में छुपा लिया था। सिर झुकाकर मैं तो उसकी आवाज़ उतनी ही नाजुक थी जितना उसका दिल। आकाश ने हल्का सा गला साफ करते हुए कहा,
ठीक है, लगता है अब हमारे जाने का टाइम हो गया है। मिस्टी मुस्कुराई। हाँ भाई, अब बाद में चेक कर लेंगे हम प्रीशा को। अभी तो सबसे अच्छा डॉक्टर आ गया है, उसे देखते ही प्रीशा की तबीयत ठीक हो जाएगी। प्रीशा ने जल्दी से मिस्टी का हाथ पकड़ लिया था। उसे बहुत शर्मा रही थी अंशुमन का सामना करने में। मिस्टी ने नज़र झुकाकर कहा, बेटा हम बाहर हैं, अगर ये तुम्हें परेशान करे तो बता देना। और अपना हाथ छुड़ा लिया था। कुछ सेकंड में कमरा धीरे धीरे खाली हो गया था। दरवाज़ा बंद हुआ और अब कमरे में सिर्फ अंशुमन और प्रीशा थे। हल्की रोशनी, नरम खामोशी और बीच में ढेर सारी अनकही बातें। प्रीशा का चेहरा पूरी तरह से झुक गया था। उसने चुपके से कंबल थोड़ा ऊपर खींचकर अपना चेहरा छुपा लिया था। अंशुमन धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी चाल में ना कोई जल्दी थी, ना कोई गुस्सा था, बस गहरी, बहुत गहरी राहत थी। वो बेड के किनारे बैठा, धीरे से कहा, जाना, मुझे देखो। लेकिन वो देखने की हिम्मत की हालत में नहीं थी। उसने कंबल और ऊपर कर लिया था, जैसे छुप जाना ही सबसे आसान तरीका हो। अंशुमन की सांसों में एक हल्की सी हंसी खुल गई थी। वो और करीब झुका, कंबल के किनारे को पकड़ा और धीरे धीरे नीचे सरकाया। उसने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, बस उतना ही कि उसका माथा दिख जाए। फिर उसने अपनी उंगलियों से उसके बालों को साइड किया और माथा हल्के से छुआ। वह एक पल को ठहरा। फीवर उतर गया है, उसने बहुत धीरे से कहा, जैसे खुद को भी राहत दे रहा हो। उसकी उंगलियां उसके माथे पर ही ठहरी रहीं, नरम और उसे संभालती हुई, जैसे वो अभी भी उसे खो देने के डर से बाहर नहीं आया था। प्रीशा ने धीरे से अपनी पलकों के पीछे से झांका, बस एक सेकंड को, और अंशुमन की आंखों में जो देखा उसकी सांसें फिर से अटक गई थीं। चिंता, प्यार और एक ऐसा अपनापन जिसे समझना भी मुश्किल था। उसने उसका हाथ अपनी हथेली में ले लिया था और धीरे से दबाया, मानो कह रहा हो, अब कुछ भी उसे होने नहीं देगा। अंशुमन की उंगलियां जब उसकी हथेली को पकड़कर थमी तो प्रीशा का दिल की धड़कन ऐसे उछली जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगी। शर्म से आधी छिपी हुई, डरी हुई, और फिर भी अंशुमन को अपने सामने देखकर जैसे उसकी सारी दीवारें खुद पर खुद गिर गई थीं। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अंशुमन उसके करीब झुक गया था। उसकी आवाज़ बेहद धीमी थी, तुम ठीक हो ना जाना? प्रीशा ने हाँ में सिर हिलाया, बस हल्का सा, लेकिन उसकी आंखें अभी भी नीची थीं। उसके गाल अब भी आग की तरह गर्म थे। अंशुमन ने उसे रोने का कारण नहीं पूछा था, क्योंकि वो लाइव फीड में देख चुका था। अंशुमन ने कंबल थोड़ा और नीचे खींचा, इतना कि उसका पूरा चेहरा अब साफ दिखने लगा था। मुझे देखने में इतनी शर्म क्यों आ रही है तुम्हें, हाँ? उसकी मुस्कान में एक नरम चिढ़ थी और बहुत सा प्यार। प्रीशा ने फुसफुसाते हुए कहा, कल रात। उसकी गर्दन तक लाल हो गई थी। अंशुमन की सांस उसके गाल को छूती हुई गुजरी, उसके इतने करीब कि अगर वो चाहे भी तो दूर नहीं जा सकती थी। उसके शब्द अभी भी पूरे नहीं हुए थे कि अंशुमन के होठों पर बहुत हल्की सी मुस्कान उभर आई थी। वो उसके और करीब झुका, इतना कि उसकी सांसें प्रीशा के गले के पास महसूस हो रही थीं। कल रात क्या, हाँ? उसकी आवाज़ धीमी और गहरी और बिल्कुल उसी तरह छेड़ने वाली थी जैसे वो जानता था कि उसे क्या सुनकर प्रीशा कांप जाएगी। प्रीशा ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली थीं। मैं नहीं बता सकती। उसकी आवाज़ कांपती हुई थी, शर्म से भरी हुई। अंशुमन झुका, उसकी नाक उसके गाल को हल्के से छू गई थी। क्यों? उसके लहजे में एक साफ मुस्कान थी। मुझे तो कुछ भी याद नहीं, बताओ ना, कल रात क्या हुआ था जाना? अंशुमन की बात सुनकर वो झट से और ज़्यादा सिमट गई थी। अभी? उसने उसका नाम ऐसे लिया जैसे बस नाम लेने से ही उसका दिल शर्म में डूब जाएगा। उसे शर्माते हुए देख वह अब उसे और परेशान नहीं करना चाहता था। अंशुमन ने उसे ब्लैंकेट में ढकते हुए उसकी आंखों में सीधा देखते हुए बेहद धीमे, लगभग फुसफुसाहट में पूछा, प्रीशा तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? उसकी आवाज़ में सिर्फ एक ही चीज़ थी, परवाह। प्रीशा एक पल को उसकी नज़रों से बचती रही, फिर धीरे से सिर हिला दिया था, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर उसकी आवाज़ की हल्की सी कपकपी, उसका चेहरा सब कुछ उल्टा कह रहा था। अंशुमन की पलकें कुछ सेकंड के लिए झपकी, जैसे वह कुछ समझ गया था। रियली? उसने उसके गाल पर नरम सा अंगूठा फेरते हुए पूछा। प्रीशा शर्म से ब्लैंकेट में और ज़्यादा छिप गई थी। मैं सच में ठीक हूँ। अंशुमन ने एक बहुत छोटी, बहुत नरम सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, फिर धीरे से बोला, ओके। फिर भी उसने बिना कुछ और पूछे एकदम केयरिंग अंदाज में उसके पास पड़े हल्के तकिए को उठाया और धीरे से उसके नीचे सरका दिया था, कमर के नीचे सपोर्ट देते हुए। प्रीशा ने धीरे से आंखें खोली। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा। तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो, उसने बिना उसे पूरा बोलने दिए कहा। मुझे पता है क्यों। प्रीशा का दिल एक पल को रुक गया था। वो कुछ कहने लगी थी। अंश, वो धीरे से उसके बालों पर हाथ फेरता वो बोला, मुझे पता है, मुझे संभालना तुम्हारे लिए आसान नहीं था जाना। अंशुमन ने बहुत धीमे, बहुत संभल कर कहा। प्रीशा की सांसें अटक गई थी।
उसने हड़बड़ाकर उसकी कलाई पकड़ ली थी। अंशुमन सर प्लीज़, मैं ठीक हूँ, आप ज़्यादा परेशान मत होइए। अंशुमन उसकी पकड़ पर अपनी उंगलियां टिकाते हुए हल्के से मुस्कुराया। प्रीशा की पलकों में फिर से हल्की सी शर्म उतर आई थी। तकिया ठीक करने के बाद अंशुमन उसके बालों की उलझी लटों को धीरे धीरे कान के पीछे कर दिया था। प्रीशा ने आंखें नीची कर ली थी। उसके गाल हल्के हल्के गुलाबी होते जा रहे थे। अंशुमन ने थोड़ा झुककर उसके माथे पर एक बेहद नर्म और धीमा किस रख दिया था, जैसे कह रहा हो थैंक यू लाइक लास्ट नाइट मीन समथिंग टू हिम टू। कमरे की हल्की रोशनी में वह बिस्तर पर लेट गया था। प्रीशा उसकी शर्ट पकड़े हुए उसके दिल की धड़कन सुन रही थी। अंशुमन ने उसकी कमर पर हाथ मजबूती से रखा, जैसे कह रहा हो कि अब कोई दर्द कोई डर उसे छू भी नहीं सकता। उसकी आवाज़ धीमी थी, थकी हुई, पर पूरे की पूरी मोहब्बत से भरी। अब आराम करो जाना। प्रीशा उसकी छाती पर चेहरा टिकाते हुए फुसफुसाई, ऐसे क्यों? अंशुमन ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ थोड़ी और नरम कर दी थी ताकि तुम आराम से सो सको। प्रीशा उसके सीने पर टिके टिके उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसके बालों में उलझने लगी थी, जैसे थके मन को किसी सुरक्षित जगह की तलाश मिल गई हो। कुछ सेकंड बाद उसने उसकी सांसों की रफ्तार महसूस की, थोड़ी भारी, थोड़ा दर्द में। धीरे से उसने पूछा, आपको दर्द हो रहा है क्या? अंशुमन की आंखें झटके से खुली। वह चौंक गया था। उसे कैसे पता चला? उसने तो कोशिश की थी रात की थकान, चोट का एहसास सब छुपा लेगा प्रीशा से। पल भर के लिए उसकी निगाहें प्रीशा को टटोलने लगी थी। उसे इतने ध्यान से, इतने प्यार से देख रही थी कि कोई भी दर्द छुपाना मुश्किल हो जाता। अंशुमन ने गर्दन थोड़ा मोड़कर उसके बालों में छिपे चेहरे को देखा, हल्की मुस्कान और हल्की टेंशन के साथ उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता? उसकी आवाज़ भारी और हैरान थी। प्रीशा ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी शर्ट को थोड़ा और कसकर पकड़ लिया था। जवाब उसके छोटे से डर भरे इशारे में ही था। वो महसूस कर लेती थी उसका हर दर्द। अंशुमन ने तुरंत माहौल हल्का कर दिया था, जैसे हमेशा करता था। उसकी कमर पर हाथ थोड़ा हिलाते हुए फुसफुसाया, अगर तुम नहीं सोई। उसने रुककर उसकी आंखों में शरारत से देखा, तो तुम्हें ज़रूर होगा। प्रीशा ने चौंककर उसकी तरफ देखा। क्या? उसकी आवाज़ में मासूम सी घबराहट थी। अंशुमन उसके कान के पास झुककर बेहद धीमे से बोला, कल सुबह उठने में दिक्कत होगी फिर, इसलिए अभी आराम करो। उसकी मुस्कान में एक कोशिश थी, उसका ध्यान अपने दर्द से हटाने की कोशिश, और उसे इस तरह हंसते हंसाते अपने करीब रखने की भी। प्रीशा शर्म से उसके सीने में फिर से छुप गई थी। उसकी सांसें अंशुमन के दिल की धड़कन पर पड़ रही थी, और वो धड़कन जो सिर्फ उसके लिए चल रही थी। प्रीशा ने आंखें बंद कर ली थी और पहली बार रात भर की थकान उसकी बाहों में घुलने लगी थी। उसके दिल की धड़कनों के बीच उसकी गर्म बाहों में धीरे धीरे नींद में डूब गई थी। अगली सुबह स्पेशल फोर्स की सीक्रेट लेबोरेटरी, हल्की नीली रोशनियाँ, कांच के चैम्बर में बीचों बीच खड़ा था अंशुमन राजदान। सूजी हुई नसें, कसी हुई हथेलियाँ और आंखों के नीचे रात की थकान थी। उसकी शर्ट के कॉलर के पास अभी भी प्रीशा के स्पर्श की नरमी थी, लेकिन चेहरे पर सिर्फ दर्द था। सुबह फिर वही दर्द हुआ था उसे, सीने से उठता हुआ, नसों में फैलता हुआ, हड्डियों को तोड़ता हुआ। वह बिना देर किए खुद ही बेस के मेडिकल विंग में पहुंच गया था। अब उसके चारों ओर सिर्फ ट्यूब्स लगे थे और मशीनें उसके ब्लड, हार्मोन्स और ब्रेन वेव्स को स्कैन कर रही थीं। डॉक्टर शर्मा स्पेशल फोर्स के टॉप बायोकेमिकल एक्सपर्ट फाइलें पलटते हुए खामोश थे। कुछ सेकंड बाद उन्होंने चश्मा उतार कर कहा, मिस्टर राजदान, आपकी बॉडी में जो केमिकल्स हमें मिले हैं वो सामान्य नहीं हैं। अंशुमन की भौहें सिकुड़ गई थीं। क्या है ये? डॉक्टर शर्मा ने स्क्रीन उसकी ओर घुमाई। ब्लड रिपोर्ट में कई रेड मार्कर्स उभर रहे थे, कई तरह के केमिकल्स का एक बेहद खतरनाक मिक्सचर है। इसका असर आपकी बॉडी पर सीधे असर कर सकते हैं। अंशुमन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया था। उसकी आवाज़ शांति, खतरनाक रूप से शांत। कितना वक्त है मेरे पास? डॉक्टर शर्मा ने गहरी सांस ली। अगर हमें एंटीडोट नहीं मिला तो सिर्फ 7 दिन। एक सेकंड ठहरकर अंशुमन की आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ मुस्कान थी। उसने धीरे धीरे मॉनिटर से जुड़े वायर हटाए, जैकेट उठाई और कंधे पर डालते हुए तिरछी मुस्कान के साथ बोला, इतना टाइम तो काफ़ी है मेरे लिए। डॉक्टर शर्मा उसकी बात सुनकर चौंक गए थे। आपको आराम चाहिए, मॉनिटरिंग नहीं। अंशुमन ने उसकी बात बीच में ही काट दी थी। वह उसके करीब झुकते हुए फुसफुसाया, बस दर्द को कंट्रोल करने वाला इंजेक्शन दो, बाकी मुझे संभालना आता है। डॉक्टर शर्मा उसकी आंखों में वही पुरानी आग देखकर रुक गए थे। उन्हें कंप्लाई करना ही पड़ा, क्योंकि अंशुमन राजदान किसी के आगे झुक जाए ऐसा हो नहीं सकता। उसने इंजेक्शन हाथ में लिया और ख़ुद को इंजेक्ट कर लिया था। बैठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। डॉक्टर शर्मा हकलाए, आप कहाँ जा रहे हैं सर? अंशुमन ने बिना पीछे देखे जवाब दिया, अपना आखिरी मिशन पूरा करने। उसकी उंगलियां सफ़ेद पड़ गई थीं, मुट्ठी इतनी कस गई थी
मुट्ठी इतनी कस गई थी कि नसें उभर आई थीं। वो वापस राजदान मेंशन में आकर अपने स्टडी रूम में चला गया था। अंशुमन की उंगलियों की सफ़ेदी अभी भी नहीं लौटी थी। तभी पीछे से धीमी आहट हुई, दरवाज़ा खुला और अभिमन्यु अंदर आ गया था। उसका चेहरा थका हुआ था और नज़रें बुझी हुई थी। अंशुमन ने उसे देखा नहीं, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर बोल पड़ा था, कहो क्या बात है। अभिमन्यु गहरी सांस लेकर उसके पास आया। मुझे तुमसे एक सच कहना है अंश भाई। अंशुमन ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, गंभीर, डर और दर्द से भरी आंखें। अभिमन्यु की आवाज़ भारी थी। रेयांश मेरा बेटा नहीं है। जानता हूँ, अंशुमन ने सपाट लहजे में कहा। अंशुमन की बात सुनकर अभिमन्यु जैसे एक पल के लिए जम गया था। कमरा कुछ सेकंड बिल्कुल शांत रहा। अंशुमन की बात जानता हूँ अभिमन्यु के सीने में किसी विस्फोट की तरह लगी थी। उसकी आंखें फैल गई थीं। गुस्सा, दर्द, धोखा सब मिलकर उसके सीने में एक साथ तूफान मारने लगे थे। तो फिर? उसकी आवाज़ कांपती हुई लेकिन तल्ख थी। तो फिर तुम चुप क्यों थे अंश भाई? अंशुमन ने कोई जवाब नहीं दिया। अभिमन्यु एक कदम और आगे बढ़ा। अब उसकी आंखों में आंसू थे, गुस्से को जलाते हुए। तुम क्या चाहते थे? उसकी आवाज़ टूट गई थी। अब समझ आया, आप चुप क्यों थे? ताकि अपने बच्चे को मेरा नाम दे सको, यही ना? बस वो शब्द और अगले ही पल सटाक एक दहकती आवाज़ कमरे में गूंजी। अंशुमन का हाथ हवा में कांपता रह गया था। अभिमन्यु का सिर झटका खाकर साइड हुआ। वो अवाक रह गया था। अंशुमन ने पहली बार उस पर हाथ उठाया था। अंशुमन की आंखें गुस्से से लाल थीं। बेवकूफ़ इंसान। उसकी आवाज़ भारी, कड़वी और टूटती हुई थी। अंशुमन ने टेबल के अंदर से एक फाइल उठाई और ज़ोर से अभिमन्यु की तरफ फेंक दी थी। फाइल ज़मीन पर फैल गई थी और एक के बाद एक तस्वीरें, स्क्रीनशॉट्स, चैट लॉग्स, होटल फुटेज, लैब रिपोर्ट्स सब बिखर गए थे। ये देखो, उसकी आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। वो मेरा बच्चा नहीं है, समझे? वो एक एक शब्द दबाकर बोला। और रिदिमा, उसने तुझे धोखा दिया है। सिर्फ तुझे नहीं, हम सबको। अभिमन्यु के पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन खिसक गई थी। वो झुककर कांपते हाथों से तस्वीरें उठाने लगा था। हर तस्वीर उसके गले में फंसी, सांस को और भारी कर रही थी। मैं नहीं मानता, उसने टूटे स्वर में कहा। अंशुमन ने उसकी बाह पकड़कर उसे खड़ा किया, कसकर, लेकिन ऐसे जैसे उसे संभाल रहा हो। इडियट, उसने फुसफुसाकर कहा। तू सच देखने से डर रहा था और मैं तुझे टूटते हुए नहीं देखना चाहता था, इसलिए अभी तक कुछ नहीं बताया तुझे। अभिमन्यु की आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन अब गुस्से के नहीं थे, विश्वासघात, अपराध बोध और अपने ही फैसलों को कोसते हुए जो उसने रिदिमा की बातों में आकर किया था। अंशुमन ने उसकी पकड़ थोड़ी ढीली की। रियांश गलती से पैदा हुआ बच्चा नहीं है अभी, और ना ही मेरा है। उसका स्वर धीमा था। वो किसी और का है। और रिदिमा, उसने ये सब पहले दिन से प्लान किया हुआ था। कमरे में फिर से शांति उतर आई थी, लेकिन ये शांति तूफान से पहले वाली थी। फाइलें अभी भी फर्श पर बिखरी थी, लेकिन रिदिमा की सच्चाई ने अभिमन्यु को तोड़कर रख दिया था। एक हफ्ता बीत चुका था। बाहर की दुनिया चल रही थी रोज़मर्रा की तरह, लेकिन उनके भीतर बहुत कुछ खत्म हो चुका था। अभिमन्यु अपने जख्मों को समेटने की कोशिश कर रहा था, और अंशुमन, वो हर रोज़ हर सांस इस डर के साथ जी रहा था कि उसके पास समय बहुत कम बचा है और काम बहुत ज़्यादा। इस हफ्ते में प्रीशा अपनी दोस्त पूजा की शादी में पूरी तरह उलझी हुई थी। उसे पता ही नहीं चला कि अंशुमन उसे अवॉइड कर रहा है, और वो भी जानबूझकर। वो अगर रात को आती तो नीचे उसके कमरे की लाइट टिमटिमाती हुई मिलती। कभी लैपटॉप खुला मिलता तो कभी किताबें और कभी फाइलें। वो पूछती भी थी, आप सोए नहीं अभी तक? मुझे नींद नहीं आ रही है, आप कमरे में क्यों नहीं आ रहे? और अंशुमन दूर से बिना उसकी ओर देखे बस कह देता, काम था, तुम जाओ सो जाओ, मैं कुछ देर में आ जाऊंगा। और प्रीशा उसकी बात मानकर हमेशा कमरे में बैठी इंतज़ार करती रहती थी, लेकिन अंशुमन उसके सोने से पहले कभी नहीं आता था। इस हफ्ते में एक बार भी उसने उसके गाल पर हाथ रखकर नहीं पूछा था कि तुम्हारा दिन कैसा था। एक बार भी उसकी आंखों में नहीं देखा था। एक बार भी उसे अपने पास खींचकर नहीं कहा था, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। वह बस उसके सोने के बाद कभी उसके माथे को चुपचाप चूम लेता, तो कभी उसके बालों को अपने सीने पर फैलाकर उसे प्यार से सुला देता। उसे डर था, समय ने उसे वादे पूरे करने की मोहलत नहीं रखी थी। और वहीं दूसरी तरफ वो हर पल रेवन को पकड़ने की स्ट्रेटजी बना चुका था। उसकी बहुत सारी डील्स को बर्बाद कर चुका था और कॉलेज के एक्टिव होल्डर्स को डिटेंशन सेंटर भेज चुका था। फाइलें, मैप्स, डेटा उसकी मेज़ पर बिखरे रहते थे। दिमाग बस एक लक्ष्य से भरा था, रेवन। इससे पहले कि वो फिर किसी और को चोट पहुंचा सके, इस एक हफ्ते में उसने शायद
5 बार ही प्रीशा से बात की होगी, वो भी सिर्फ ठीक है, सो जाओ, मैं आ जाऊँगा, बस इतना ही। प्रीशा को लगा कि वह बिजी है। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि अंशुमन के अंदर एक जहर फैल रहा है। वो तो अक्सर उसके सोने के बाद ही कमरे में आता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि प्रीशा उसे टूटते हुए देखे। पर उसका दिल हर सेकंड प्रीशा के नाम पर धड़क रहा था। वो उसे छूना चाहता था, पर छूने से डरता था। रात गहर आती जा रही थी। सिटी के किनारे वाली सुनसान इंडस्ट्रियल लाइन के बीचों बीच पुराना वेयर हाउस था। बाहर से बिल्कुल खामोश, लेकिन अंदर लोहे की गंध, जली हुई रबर की बदबू थी। अंशुमन की गाड़ी बिना आवाज़ के अंदर घुसी। हेडलाइट्स की सफ़ेद रेखाओं में 3 चेहरे उभरे। डर से सूखे होठ कांपते हुए, शरीर पर बंधे हुए 3 आदमी। वो दरिंदे थे जो रेवन के लिए काम करते थे, और ना जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की थी उन लोगों ने। और अंशुमन बस उन सबको उनके किए की सज़ा देना चाहता था। जैसे ही अंशुमन कार से बाहर निकला, उनका दम रुक ही गया था। पिछले 1 हफ्ते में जिस आदमी ने हर रात उनके डर को एक नए स्तर पर पहुंचाया था, वो अब उनके सामने था। अंशुमन ने उनकी ओर देखते हुए उनकी आंखों की ओर देखा। एक ऐसी नज़र जिसमें गुस्सा नहीं, सिर्फ ठंडा, साफ, चाकू सा धारदार इरादा था। रितिमा को कुर्सी से अलग कर दूसरे कोने में बिठाया गया था। उसके हाथ कांप रहे थे। अंशुमन धीरे धीरे चलता हुआ कमरे के सेंटर में रखी मेटल चेयर पर बैठ गया था, सीधा, शांत, जैसे किसी क्लास में लेक्चर शुरू करना हो। उसने टेबल की ओर इशारा किया और गन को धीरे से अपनी उंगलियों पर घुमाया। फिर रिदिमा की तरफ देखा। ये मेरी किट में कैसे पहुंची? रिदिमा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। मेरे कमरे तक तुम नहीं पहुंच सकती, तो फिर ये कैसे? अंशुमन, वो उस दिन रियाज तुमसे टकराया था ना, तो बस उसी टाइम। इनफ। उसकी आवाज़ स्टील की तरह कड़क थी, एक ही शब्द, लेकिन रिदिमा के गले में सारा झूठ अटक गया था। अंशुमन आगे झुका। उसकी आंखें बिल्कुल काली हो गई थीं। दर्द, नींद की कमी, गुस्से और सच की भूख से वो किसी घायल शेर से ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। मैं सच अच्छे से जानता हूँ, मुझे झूठ सुनाने की गलती मत करो रिदिमा। हाउ दैट पॉसिबल? वो चुप रही, घबराहट में होठ दांतों से चपा रही थी। अंशुमन ने धीरे से एक और इशारा किया। विनय को रिदिमा के सामने धकेल दिया गया था। रिदिमा के होश उड़ गए थे। विनय को अपने सामने इस हालत में देखकर बाकी बचे 2 कैदी चिल्लाने की भी हिम्मत नहीं कर सके थे। सिर्फ शरीर और ज़्यादा ठंड से कांप गया था। अंशुमन ने कहा, जानती हो ना इसे? उसने गन रिदिमा के सामने मेज़ पर रखी, फिर विनय की ओर देखा। इसी ने एक बार जाने से पहले मेरी किट में नए वेपन सेट किए थे। वो अपनी कुर्सी पर सीधा बैठ गया था। और ये, उसने विनय के चेहरे की तरफ इशारा किया, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड, तुम्हारे बेटे का असली बाप और स्पेशल फोर्स का सबसे काबिल असिस्टेंट। लेकिन उसकी किस्मत तुमने बर्बाद कर दी। और किसका इस्तेमाल करोगी तुम? विनय को अपने सामने देख रिदिमा का चेहरा पूरी तरह टूट गया था। एक विनय ही था जिसने हर मुश्किल में उसका साथ दिया था। अंशुमन प्लीज़, मैंने कुछ ऐसा। जस्ट स्टॉप इट। उसका शब्द शांत था, लेकिन उस शांति में मौत जैसा सन्नाटा था। विनय का फ़ोन अनलॉक करवाना इतना मुश्किल नहीं था रिदिमा। तुम्हारे चैट्स, लोकेशन पिंग, होटल लॉबी फीड, तुमने किससे क्या पास किया, सब साफ दिख रहा है। रिदिमा के होठ कांपे। मैंने तुम्हें कभी? अंशुमन ने वाटर गन उठाई। उसकी बैरल की ठंडी प्लास्टिक रिदिमा की उंगलियों पर रखी। ये टॉय है, लेकिन मेरी असली गन। उसने अपने होस्टलर की तरफ इशारा किया। सिर्फ झूठ सुनकर ही ट्रिगर हो जाती है। पसीने की बूंदें रिदिमा की कनपटी से बहने लगी थी। अंशुमन हल्का सा झुककर बोला, आई एम नॉट ए फूल रिदिमा। अंधेरे कमरे में हवा भारी हो गई थी। रिदिमा की सांसें हाँफ रही थीं। बाकी दोनों आदमी रावण के सबसे खास थे, कुर्सियों पर बंधे हुए, डर में पत्थर बने बैठे थे। अंशुमन धीरे धीरे आगे झुका। उसकी आवाज़ इतनी शांत कि उस शांति में जहर बह रहा था। और अगले ही पल वो दोनों गहरी नींद में जा चुके थे। रिदिमा का शरीर कांप उठा था, टखने तक ठंड उतर आई थी। अंशुमन वापस सीधा बैठ गया था। उसकी नज़रें सिर्फ उस पर थीं। वो धीरे से बोला, फिर भी शब्द कमरे की दीवारों में गूंज रहे थे, अब तुम जाओ। रिदिमा ने मुश्किल से सुना, या शायद सुना ही नहीं, क्योंकि उसका दिमाग डर की सनसनाहट से भर चुका था। अंशुमन ने फिर से कहा, इस बार ठंडी बर्फ सी आवाज़ में, गो एंड टेल रविन दैट अंशुमन राजदान वॉन्ट सर्वाइव। कमरा स्थिर हो गया था उसकी आवाज़ सुनकर। टेल हिम। उसका स्वर और गहरा और भारी हो गया था। द केमिकल यू इंजेक्टेड इनटू हिज बॉडी इज ऑलरेडी लूज हिम। रिदिमा की आंखें फट गई थीं। घबराहट में वह बोल भी नहीं पाई थी।
अंशुमन धीरे से उठा। उसकी चाल में कोई थकान नहीं थी, पर भीतर की टूटन साफ दिख रही थी। टेल हिम, उसने अंतिम बार कहा। द जॉब इज ऑलमोस्ट डन। उसकी पीठ की मांसपेशियां तनकर उठी थी, जैसे हर सांस में दर्द हो। रेवन अभी तो अपने साम्राज्य बर्बाद होने पर शोक मना रहा होगा ना, तो उसे उसके बिल से बाहर निकालना ज़रूरी है। रिद्धिमा हकलाती हुई पीछे हटने लगी थी। उसका दिल, उसके पैरों के नीचे की ज़मीन, सब कुछ काँप रहा था। दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते उसने आखिरी बार मुड़कर देखा। अंशुमन अभी भी स्थिर खड़ा था। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, कोई जल्दी नहीं थी, बस एक ठंडी खामोशी, जैसे उसने जिद की हो कि वो अपना आखिरी मिशन जाने से पहले ज़रूर पूरा करेगा। रिद्धिमा के बाहर जाते ही अंशुमन की सांसें फिर से लड़खड़ाने लगी थी, क्योंकि आज पूरे 7 दिन हो चुके थे और उसे अभी तक एंटीडोट नहीं मिला था। रिद्धिमा जैसे तैसे बाहर निकली थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, हवा भी उसे भारी लग रही थी, जैसे अंशुमन की कही बातें उस पर दबाव बनाकर गिर रही हों। फ़ोन कांपते हाथों में था। उसने जल्दी से नंबर डायल किया। विपिन, एक आखिरी जीवित इंसान, रेवन का सबसे पुराना आदमी था। बाकी सब अंशुमन ने ख़त्म कर दिए थे। एक एक ठिकाना, एक एक अड्डा। किसी को भी समझ नहीं आया था कि ये स्पेशल डीजीपी अंशुमन राजदान इतने सालों से उन्हीं की परछाइयों में छुपकर बैठा हुआ था। कॉल पर भारी सांसों की आवाज़ आई। हेलो। रिद्धिमा फुसफुसाई। विपिन, वो जिंदा है अभी भी। उसने मुझे रेवन को मैसेज देने भेजा है। उसकी आवाज़ टूट रही थी। वो कह रहा है कि केमिकल उसे डिस्ट्रॉय कर रहा है और वो शायद आज रात नहीं बचेगा। लेकिन उस और अचानक से किसी के कांच गिरने की आवाज़ आई। विपिन हैरान रह गया था। वो रेवन को ये क्यों कह रहा है? क्या ये कोई जाल है? रिद्धिमा कांपते हुए बोली, मुझे नहीं पता, बस रेवन तक ये बात पहुंचा दो, अभी, तुरंत। विनय ने बिना कुछ कहे कॉल कट कर दिया था। विपुल रॉय उर्फ रेवन फटी हुई सोफे पर बैठा हुआ था, आंखें लाल थी और हथेलियां कांपती हुई। पूरे साम्राज्य के खत्म होने का साया उसकी गर्दन पर चाकू की तरह टिका हुआ था। विपिन अंदर घुसा हांफता हुआ। सर, रिद्धिमा की कॉल आई थी, मैसेज दिया है उसने। रेवन ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में पागलपन की चमक वापस लौटने लगी थी। क्या कहा है उसने? विपिन हिचकिचाया। अंशुमन कह रहा है कि केमिकल उसे मार रहा है और वो बचने वाला नहीं है। रेवन की हंसी अचानक फूट पड़ी थी, पहले धीमी और फिर दानव जैसी। राजदान मर रहा है। वो आगे की ओर झुक गया था। विजय खन्ना, आकाश राजदान, उसका बाप, और अब ये लोग कभी हार मानना सीखते ही नहीं। शायद इनके खून में हार मानना है ही नहीं। उसने टेबल पर मुट्ठी पटकी। मैंने तो सोचा था कि तड़प तड़प कर मौत का इंतज़ार करेगा, गिड़गिड़ाएगा कि मैं एंटीडोट उसे दे दूं। उसकी सांसें तेज हो गई थीं, पर नहीं, वो तो मरते वक्त भी अकड़ नहीं छोड़ रहा है। रेवन खड़ा हुआ। उसकी हंसी एक बार फिर गूंज उठी थी, इस बार और जहरीली और दानव जैसी। उसकी हंसी दीवारों से टकराकर वापस उसे घेरने लगी थी, एक क्रूर अंधेरी गूंज में बदल रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्रीशा राजदान मैंशन में तूफान की तरह अंदर आई थी। बैग लगभग फेंक दिया था, चप्पल आधी हवा में उड़ती हुई सोफे के पास गिरी थी। वो भी अपने मामा जी के घर से आई थी। मिष्टी रसोई से निकली। अरे बच्चा, क्या हुआ तुम्हें? आज इतनी देर कैसे कर दी आने में? प्रीशा गुस्से में थी, आंखें लाल, बिखरे बाल और नाक गुस्से से फड़क रही थी। मत पूछो सासू माँ, बिल्कुल मत पूछो। मिष्टी ने भौएं उठाई। अरे बताओ तो सही, क्या हुआ है? प्रीशा फट पड़ी थी। वो अभी ना बहुत रूड हो गए हैं, किसी से मुझे बात करते नहीं देख सकते। आज पता है क्लास के 2 लड़के नोट्स मांगने आए थे, और पता है उन्होंने क्या किया? मिष्टी ने धीरे से पूछा। क्या? प्रीशा दोनों हाथ हवा में फेंक कर बोली, पीट दिया, सच में पीट दिया, वो भी ऐसे जैसे गुंडे हों। मिष्टी ने मुट्ठी दबाई। अच्छा, तो फिर क्लास का माहौल क्या था? प्रीशा नाटकीय तरीके से सोफे पर गिर गई थी। क्या माहौल होगा सासू माँ, सब डर के मारे कोने में बैठते हैं। अब तो लड़कियाँ भी मुझसे बात नहीं करती, सब कहती हैं प्रीशा हम तुझसे बात नहीं करेंगे। प्रोफेसर तेरे पास किसी को भी देखकर गुस्से से भर जाते हैं। आप ही बताइए, लड़कों की वजह से जेलस होते हैं तो मुझे समझ आता है, पर वो तो लड़कियों को भी ऐसे देखते हैं। मेरी बीवी के पास कोई आया ना तो बाहर फेंक दूंगा, और घर में मुझे अवॉइड कर रहे हैं, आपने भी देखा है ना। मिष्टी हंसी रोक नहीं पाई थी उसकी शिकायतें सुनकर। अच्छा, इतना भी नहीं करता मेरा बेटा। सासू माँ, प्रीशा झट से उठ बैठी थी, आंखें बड़ी करते हुए। आपको पता है क्या, आज केमिस्ट्री वाली मैम भी मुझे साइड में ले गई थी और कह रही थी तुम अंशुमन सर के साथ ही रहा करो, आपको कुछ भी पूछना हो तो उन्हें ही बताओ। अब आप ही बताएं, टीचर से कौन जेलस होता है? मिष्टी हंसते हंसते दोहरी हो गई थी। प्रीशा फिर एकदम से उदास हो गई थी।
और मुझसे दूर दूर रहते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता सासू माँ। जब कभी कमरे में आते हैं तो उसने मन ही मन कहा, मुझे कसकर हक भी नहीं करते, किस भी नहीं करते, सिर्फ सो जाने के बाद, और कॉलेज जाते वक्त मेरे हाथ को होल्ड करते हैं। प्रीशा ने अपने आंसू पूछे। उसकी सांस अटक रही थी, दिल भारी था, ना जाने क्यों, और उसके दिल में एक ही नाम गूंज रहा था, अंशुमन। वो उठी, धीरे से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और कपड़े चेंज करने के बाद उसके कदम अपने आप ही उसे अंशुमन की स्टडी की ओर ले गए थे। आज वो उसे दूर नहीं रह सकती थी, एक पल भी नहीं। स्टडी में अंधेरा था और वो अंदर चली गई थी, टेबल के नीचे पुराने फाइल बॉक्स के पीछे छुप गई थी। उसका दिल तेज धड़क रहा था, बस आज उन्हें देख लूँ, वो ठीक तो है ना, या फिर किसी और से तो फ्लर्ट नहीं करते। कुछ मिनट बाद चाबी घूमी, दरवाज़ा खुला, अंधेरे में एक भारी टूटी हुई सांस की आवाज़ गूंजने लगी थी। वो था अंशुमन। वो स्टडी के बैक डोर से गिरता हुआ अंदर आ गया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसे इस हालत में देखे। उसका एक हाथ दीवार पर था और दूसरे हाथ में दवाइयाँ थीं, पर उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी नसों में नीला सा जहर दौड़ रहा था। वो लड़खड़ाते हुए पेन रिलीफ इंजेक्शन ढूंढ रहा था, पर ठीक से देख नहीं पा रहा था। डैमिट! वो तभी टूटी सांस में फुसफुसाया। उसके कंधे कांप रहे थे, दर्द उसके शरीर को अंदर से तोड़ रहा था। टेबल के पास खड़ा हुए अचानक लड़खड़ा गया था। उसकी ये हालत देखकर प्रीशा का दिल बैठ गया था। वो अपने छुपने की जगह से बाहर निकल आई थी और बिना सोचे बिना कुछ कहे, अंशुमन, उसने धीमी आवाज में कहा। अंशुमन ने घूमकर पीछे की ओर देखा, पर उसकी आंखों में पहचान नहीं थी, बस दर्द और वो खतरनाक अनकंट्रोलेबल लपट थी जिसे वो इतने दिनों से छुपा रहा था। तुम यहाँ क्यों हो? उसकी आवाज़ फटी हुई थी। प्रीशा एकदम से उसके पास आई, ध्यान से, जैसे किसी घायल जानवर के पास जाया जाता है। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर उसके गर्दन पर हथेलियाँ रख दी थी। क्या हुआ है आपको? उसकी छुअन ने जैसे बिजली दौड़ा दी थी अंशुमन के अंदर। अंशुमन के भीतर का तूफान उसकी तरफ खींच चुका था, इतना तेज कि खुद वो भी रुक नहीं पाया था। उसने उसे अपनी पकड़ में खींच लिया और जोर से। अचानक पर उसके सीने में मुँह छुपाकर वो गहरी गहरी सांसें लेने लगा था, जैसे खुद पर काबू पा रहा हो। उसकी पकड़ में हकता दर्द था, पर जोर नहीं, और एक ऐसी टूटन जो सिर्फ प्रीशा के सामने खुलती थी। वो कांप रहा था, उसकी बाहें पूरी तरह कांप रही थीं। उसकी सांसें उसकी गर्दन पर गर्म, अनियमित और टूटती हुई थीं। मुझे दर्द हो रहा है बहुत। उसकी आवाज़ उसके कंधे में दब गई थी। प्रीशा ने उसका चेहरा पकड़कर अपनी तरफ किया। उसकी आंखें लाल थीं। वो सचमुच अपने होश में नहीं था। मुझे छोड़कर मत जाना, अंशुमन फुसफुसाया, पहली बार किसी मासूम बच्चे की तरह टूटा हुआ। प्रीशा ने अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर कस दिए थे। मैं यही हूँ, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अंशुमन ने माथा उसके कंधे पर टिकाया। उसकी सांसें कांपती हुई पर धीमी थी। वो चीखने से बस एक कदम दूर था, पर प्रीशा के हाथों की गर्मी ने उसे होल्ड कर लिया था। कुछ सेकंड, कुछ मिनट, दोनों बस वहीं थे। उस टूटने और संभालने के बीच प्रीशा का हाथ अभी भी उसकी गर्दन पर था। अंशुमन की सांसों की गर्मी अचानक बदल गई थी। वो खुद पीछे हट गया था, जैसे अपनी हरकत से ही खुद दहशत में आ गया हो। नहीं, अंशुमन ने सर झटका, 2 कदम पीछे हो गया था, और अचानक उसने प्रीशा को फिर से अपनी बाहों में कसकर खींच लिया था। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। उसकी आवाज़ कांपती हुई, घुटी हुई, मानो वो खुद से ही जूझ रहा हो। तुम यहाँ से जाओ प्रीशा, मुझे अकेला रहने दो, बस जाओ यहाँ से। उसने धीरे से पर मजबूरी भरे दर्द के साथ उसे खुद से दूर कर दिया था, लेकिन प्रीशा कहाँ जाने वाली थी? उसने एक कदम बढ़कर बिना सोचे उसके सीने से खुद को टिका दिया था। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उसकी आवाज़ थरथरा रही थी, पर डर से नहीं। अगर डर था तो सिर्फ उसे खो देने का। अंशुमन की सांसें बेकाबू हो रही थी। उसकी पूरी बॉडी हिल रही थी, जैसे अंदर का जानवर दीवारें तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। प्रीशा, मैं आज रुक नहीं पाऊंगा। उसने दहशत से दीवार का सहारा लिया। आज मेरे अंदर की तपिश मुझे भी नहीं पता कि क्या करेगी। तुम जाओ यहाँ से। प्रीशा स्तब्ध थी उसकी हालत को देखकर। आप ये क्या? बस, अंशुमन चिल्लाया। उसकी आवाज़ फट गई थी। जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना, इससे पहले कि मैं सच में तुम्हें। वो वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था। उसकी नसें फूलने लगी थी, पसीना उसके बालों से गिर रहा था, दर्द की लहरें उसे तोड़ रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक डर था, उसे प्रीशा को चोट नहीं पहुंचानी थी। पर प्रीशा थी कि पीछे हट ही नहीं रही थी। वह उसके बिल्कुल सामने घुटनों के बल बैठ गई थी। उसके बालों में हाथ फेरा, उसके माथे पर हथेली रखी। आप अकेले नहीं हैं, मैं हूँ यहाँ, मैं नहीं जा रही हूँ।
आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। प्रीशा। अंशुमन की सांस टूटी। उसकी आंखें पलटने लगी थी। दर्द इतना था कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। कुछ सेकंड और अंशुमन उसकी बाहों में बेहोश हो गया था। अंशुमन! प्रीशा चीखी। उसकी आवाज़ कमरे की दीवारों को हिला गई थी। वह कांपते हाथों से उसका चेहरा पकड़कर उसे उठाने लगी थी, रोती हुई, हाँफती हुई। कोई है? सासू माँ, हेल्प! अगले ही पल घर के आकाश स्टाफ में थी। सब दौड़ पड़े थे हॉस्पिटल। अंशुमन आईसीयू में था। ऑक्सीजन मॉनिटर, डॉक्टरों की फुसफुसाहट, पर पूरा माहौल खामोश डर से भरा हुआ था। प्रीशा बाहर कुर्सी पर बैठी हुई थी। आंखें सूजी हुई थी रो रो कर और हाथ कांप रहे थे। हर बीप उसे अंदर से तोड़ रही थी। तभी उसके फ़ोन की स्क्रीन चमकी। अननोन नंबर। एक मैसेज था। अपने पति को बचाना चाहती हो तो बाहर आकर मिलो। उसका दिल एकदम रुक गया था उस मैसेज को देखकर। ठंड उसकी रीढ़ से नीचे उतर गई थी। प्रीशा ने कांपते हाथों से फ़ोन पकड़ा। एक बार आईसीयू की तरफ देखा। अंशुमन मशीनों से घिरा हुआ था। उसकी सांसें हर सेकंड जैसे पतली हो रही थी। वह दौड़ती हुई बाहर निकली। हॉस्पिटल के बाहर ठंडी रात थी। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी खाली पार्किंग पर गिर रही थी। एक परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ी। रिधिमा काले कपड़ों में, आंखों के नीचे थकान थी और चेहरा अजीब तरह से शांत था। प्रीशा के कदम वहीं रुक गए थे। मैसेज तुमने भेजा था? उसकी आवाज़ तीखी और डरी हुई दोनों थी। रिधिमा ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अगर अंशुमन को बचाना चाहती हो तो वो चिप दे दो। उसकी आवाज़ धीमी थी। प्रीशा हिल गई थी उसकी बात सुनकर। कौन सी चिप? मेरे पास? पर रिधिमा ने उसके झूठ की प्रतीक्षा नहीं की थी। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा लॉकेट निकाला। उसका डिज़ाइन वैसा ही था जैसे प्रीशा ने महीनों पहले कॉलेज के बाहर प्रिंसिपल सर ने उसे दिया था। प्रीशा की सांसें अटक गई थी उसे देखकर। उसे याद आ गया था कि वो लॉकेट और चिप उसने कहाँ रखे थे। ड्रामा मत करो प्रीशा, मैं जानती हूँ चिप तुम्हारे पास है। रिधिमा ने मुट्ठियाँ कसते हुए कहा। प्रीशा के होठ सूख गए थे। वो उसकी बातों को पूरी तरह समझ तो नहीं पा रही थी। फिर भी वह फुसफुसाई, अगर मैंने तुम्हें चिप दे दी तो तुम सर को बचा लोगी ना? हाँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें हमेशा के लिए ये शहर छोड़ना होगा। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों आपको गुस्सा आता होगा मुझ पर क्योंकि अब मैं डेली एपिसोड अपलोड नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे भी नहीं पता होता कि अगले दिन मेरी तबीयत ठीक होगी या नहीं। अगर तबीयत ठीक रहती है तो मैं डेली एपिसोड अपलोड कर देती हूँ और नहीं होती तो नहीं कर पाती। आई होप आप लोग समझेंगे। और आज का पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो and subscribe my YouTube channel for more interesting videos.